अगर आप अपने नार्सिसिस्ट पार्टनर से तंग आकर पूरी तरह से उनसे डिटैच होना चाहते हो, उनसे अलग होना चाहते हो, तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखिए। हाय, माय नेम इज रजनी श्री मुकुंदा और दिल की बात में फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने चैनल पर नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब एक नार्सिसिस्ट अच्छी तरह समझ जाएगा कि अब उसकी कोई टैक्टिक्स काम नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी फाइनली वो एक चीज जरूर करेगा। तो चलिए देखते हैं एक एम्पैथ को किन किन चुनौतियों का सामना करना होता है जब वो अपना फाइनल स्टेप लेने वाला होता है, मतलब एक नार्सिसिस्ट से पूरी तरीके से डिटैच होने वाला रहता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो एक नार्सिसिस्ट अच्छे से समझ जाता है कि अब उसकी कोई भी टैक्टिक तुम पे काम नहीं आ रही है, तो वो इन चीजों को अलग तरीके से करने की कोशिश करेगा। अब वो अपना फाइनल टैक्टिक यूज करेगा, मतलब ये पहले भी करता आया है, लेकिन वो एक बार और करेगा ताकि वो ये कोशिश करेगा कि हर बार इन टैक्टिक से तुम अभी उसकी झांसे में आ रहे थे, लेकिन इस बार भी वो तुम्हें वापस खींच सकेगा या नहीं। तो सबसे पहले आता है होरिंग, मतलब इस टैक्टिक में वो क्या करता है कि वो तुम पे फिर से लव बॉम्बिंग करेगा। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने का ड्रामा करेगा तुम्हारे सामने। हो सकता है कि ऐसा मासूम सा फेस बना के, या कितना दुखी है वो ये दिखाएगा, सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेगा। मतलब क्या होता है ना, जब ऐसे तुम किसी ऐसे पर्सन को रोते हुए देखते हो, तुम एम्पैथ हो, तो पहले खुद इतना मतलब गिल्ट फील करने लगते हो कि मेरी वजह से किसको तकलीफ हो रहा है। तो आज तक वो यही करते आया है, तो फाइनली वो लास्ट में भी यही करता है। तो एक बार वो फिर से तुम्हें अपने रिलेशन में पीछे खींचने की कोशिश करेगा कि तुम उसे छोड़ के न जाओ। अब इसमें उसका क्या फायदा है, क्योंकि तुम सप्लाई हो, उसे रिएक्शन चाहिए तुमसे। ठीक है, जब भी उसका ऐसा कुछ गुस्सा आता है तो वो गुस्सा किस पे निकालेगा? उसको कोई नहीं मिल रहा है, तुम ही मिल रहे हो, तुम उसकी पार्टनर हो। तो तुम पे गाली गलौज करना, हो सके तो मारना, मतलब ये बहुत सी चीज़ों से तुम पे गुस्सा भी निकाल रहा है, या फिर अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कभी कुछ भी ऐसे हरकतें कर रहा है, तुम्हें चिल्ला रहा है, चीख रहा है, नीचा दिखा रहा है। ये सब उसको यही करना आता है, तो वो कभी बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो वो सोचेगा कि अब मैं किस पे करूंगा ये सब। मतलब वो अपने आप को, ये अपना कंट्रोल खोते हुए जब पाता है ना, तो वो इतना दोगलापन दिखाता है कि वो इस टैक्टिक को लव बॉम्बिंग के जरिए दिखाएगा कि तुम पे कितना प्यार करता है। वो फिर से उस रिलेशन में आने के लिए कुछ न कुछ बड़ा सा गिफ्ट, यानी या फिर कुछ ऐसा बड़ा अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में डालने की कोशिश करेगा, या फिर कुछ चीज़ है जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट, मतलब जैसे कार हो सकता है, स्कूटी हो सकता है। मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ इस तरह का, ताकि तुम्हें ऐसा लगे इसे अब मेरी वैल्यू होने लगी है धीरे धीरे, ये मेरे लिए इतना अच्छा सोचने लगा है धीरे धीरे। लेकिन नहीं, अब उसके कोई टैक्टिक काम नहीं आने वाले, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो। ठीक है, और जब उसकी ये टैक्टिक काम नहीं आती है तो सेकंड टैक्टिक अपनाता है गैस लाइटिंग। वो तुम्हें ना पागल साबित करने की कोशिश करेगा सबकी नज़रों में। जब तुम उसे छोड़ के जाने की कोशिश करोगे तो वो ये जताएगा कि देखो ये कैसे बिहेव कर रही है, सब कुछ तो दिया मैंने इसे, बच्चे हैं, घर है, पैसा है, घर है, गाड़ी है, सब रहने के बावजूद इसे किस चीज़ की कमी है। मैं तो इतने अच्छे से बात करता हूँ, क्योंकि वो बाहर में ना बहुत अच्छी इमेज लेके घूमता है, क्योंकि वो एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट है। कोवर्ट नार्सिसिस्ट जो होता है ना, दोगला होता है, मतलब घर में अलग इमेज बना के और बाहर अलग इमेज बना के रहता है। कोई जान नहीं पाता है कि उसकी असलियत क्या है। इसलिए अक्सर यही होता है कि तुम उसके बारे में बाहर में ये बातें शेयर करने भी जाओ कि ये मुझे कितनी तकलीफें दे रहा है, मुझे किस तरह टॉर्चर कर रहा है, तो वो कोई विश्वास नहीं करने वाला तुम पर। तो फिर होता ये है कि वो जो पर्सन है गैस लाइटिंग ऐसे करेगा कि लोगों में यही जताने की कोशिश करेगा कि ये पागल है। वो अक्सर तुम्हें अब बोलने लगेगा कि मतलब तुम पागल हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी दिमागी हालत खराब हो चुकी है, जो तुम्हें सब कुछ मिलने के बावजूद भी तुम एक इस तरह का बिहेवियर मेरे सामने दिखा रही हो। और जब तुम उसके इस गैस लाइटिंग के टैक्टिक को बिल्कुल फेल कर देते हो ग्रे रॉक टेक्निक का यूज करके, मतलब मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया है ग्रे रॉक टेक्निक के ऊपर, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, मतलब बोरिंग सा फेस बना के कुछ नहीं रिएक्शन देना है, वो जो भी कह रहा है कहने दो, ऐसा तुम्हारा मतलब अंदर से तुम ये सोच रहे हो। ठीक है, फेस पे कोई रिएक्शन नहीं है,
तो बोलेगा बोलेगा बोलेगा, थक जाएगा, निकल जाएगा वहां से, ठीक है। थर्ड है विक्टिम प्लेइंग। अब गैस लाइटिंग तो काम नहीं कर रहा है, अब वो क्या करेगा, खुद को विक्टिम बताएगा और जमाने में यही दिखाएगा कि मैं कितना मतलब भुगत रहा हूँ इससे, मतलब ये मुझे कितना तकलीफ दे रही है, मैं विक्टिम हूँ, मैं तंग आ रहा हूँ इससे, ये मुझ पे अन्याय कर रही है। मतलब लोगों को ऐसे सिंपैथी बटोरेगा, ऐसा फेस ऐसा दिखाएगा कि लोग इसकी बातों में विश्वास भी करेंगे, क्योंकि इतने दिनों से तुम रो धो के अपने आप को इतना मजबूत बना लिए हो कि अब तुमसे रोया भी नहीं जा रहा और बेचारा वाला चेहरा अभी रहा भी नहीं पहले जैसा। अब हो गया, मतलब अब पत्थर तो बन चुके हो। इतने साल शादी के यदि आपके निकल जाते हैं, जितने साल शादी के ज्यादा निकलेंगे ना, उतना ही ज्यादा पत्थर इंसान बनता जाएगा। उसको फिर वो रोना धोना मतलब ना के बराबर रहेगा। वो रोएंगे लेकिन किसी के सामने रोना पसंद नहीं करेंगे, अकेले में रोएंगे, भगवान के सामने रोएंगे। फोर्थ है फाइनेंशियली एब्यूज, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट बहुत अच्छे से जानता है कि यही वो जगह है जहाँ पे तुम वीक पड़ने के काफी ज्यादा चांसेस है, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट एम्पैथ को फाइनेंशियली कभी स्टेबल होने नहीं देता है। काफी बार तुमने कोशिश भी की होगी कि घर से बाहर निकल के कुछ अर्निंग स्टार्ट करें, लेकिन अक्सर वो मना किया होगा। उसने यही बताया होगा फिर घर का ख्याल कौन रखेगा, बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। हो सकता है तुमने पहले वर्क कर चुके हो, लेकिन उसके बाद घर का बहाना बता के, अपने माँ बाबूजी का बहाना बता के उसने तुमसे वर्क भी छुड़वा दिया होगा। या फिर अगर तुम वर्किंग भी हो तो उसके बावजूद भी काफी सारा जो घर का खर्चा है उसका बोझ तुम ही पे डालता होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें वो आजमाता है ताकि तुम प्रोवोक हो जाओ, उसको कुछ बोल दो, फिर उसे रिएक्शन मिले, फिर वो लड़ाई करे। वो चाहता ही ये है, फिर दुनिया को वो दिखा सके, देखो मैं तो इतने अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन ये छोटी मोटी बातों पे लड़ने झगड़ने पे आ जाते हैं। तो उनको यही चाहिए। तो इसलिए मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि थोड़ा ना थोड़ा अर्निंग करना चाहिए हर इंसान ने, खुद को थोड़ा ना थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल करना ही चाहिए। किसी के सामने बार बार हाथ फैलाना अपने आत्मसम्मान को गिराने के बराबर है, क्योंकि वो तो कभी नहीं समझेंगे इस बात को, लेकिन खुद का आत्मसम्मान कितने बार गिराओगे। खुद के बिल खुद पे करना मतलब उसमें एक अलग ही आत्मविश्वास होता है। हर हस्बैंड की बात नहीं हो रही है यहाँ, सिर्फ और सिर्फ एक टॉक्सिक पर्सन और सिर्फ नार्सिसिस्ट की बात हो रही है। कुछ लोग बहुत ज्यादा नहीं क्या रिलेट कर पाते हैं, तो मतलब खुद पे ले लेते हैं, वो पर्सनलाइज कर लेते हैं, लेकिन पर्सनलाइज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक टॉक्सिक पर्सन की, एक नार्सिसिस्ट की बात हो रही है। फिफ्थ है गिल्ट ट्रिपिंग। वो अक्सर अपने बच्चों के इमोशंस का सहारा लेकर उनके सामने ये दिखाने की कोशिश करेगा कि तुम्हें उनके इमोशंस की भी परवाह नहीं है। बच्चे रो रहे हैं, बच्चे इमोशनल हो रहे हैं, बच्चे चाहते हैं कि तुम उनके साथ रहो और दोनों पेरेंट्स उनके साथ रहे, फिर भी तुम या तो उनके बच्चों को अपने पिता से अलग करने की सोच रहे हो, या फिर खुद उस फैमिली से अलग होने की सोच रहे हो, बच्चों को अपने पिता के पास छोड़ के। तो वो अक्सर ये दिखाने की कोशिश करेगा कि तुम एक ऐसे पेरेंट हो जो बहुत ही स्वार्थी है, और उनके बच्चों के सामने ये भी प्रूव करने में वो कामयाब हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को यही लगेगा कि मेरे पिता कितने परफेक्ट है, वो हमारी कितनी चिंता करते हैं और हमारे इमोशंस को समझ रहे हैं। सिक्स्थ है द गुड पेरेंट एक्ट। अब ये वो टैक्टिक है एक नार्सिसिस्ट अपनाता है जहां पे एक एम्पैथ का वीक पड़ना थोड़ा सा चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे वो क्या करता है, अपने बच्चों पे अचानक से बहुत ज्यादा प्यार बरसाना शुरू करता है, उनके साथ अचानक से बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से तुम्हें थोड़ी देर के लिए ये लगेगा कि शायद ये बदल रहा है। जो मैं आज तक ये सब मैं करती आई हूँ, ग्रे रॉक टेक्निक या फिर जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या जो भी तुम उसके लिए कर रहे थे ताकि वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, लेकिन वो चेंज नहीं होता है। वो एक ड्रामा होता है ताकि वो तुम्हें वापस से खींच सके अपनी ओर, और फिर उसके बाद फिर से वही टैक्टिक्स वो आजमाएगा, फिर इससे ज्यादा बढ़ के करेगा वो, मतलब पहले जो करता था उससे भी बढ़ चढ़ के वो तुम्हारे साथ हरकतें करेगा। तो आइए अब जानते हैं कि नार्सिसिस्ट से अलग होने के पहले कुछ जरूरी बातें। जब भी तुम एक नार्सिसिस्ट से अलग होना चाहोगे तो सबसे पहले कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। पहला आता है फाइनेंशियली स्टेबल होना। जी हाँ,
तुम ऐसे सोच लोगे कि मैं बहुत ज़्यादा तंग आ रही हूँ इस नार्सिसिस्ट से, अब मुझसे इसके साथ ज़िंदगी गुजारी नहीं जा रही है, मैं इसे छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा, अब मैं अलग रहूंगा। चलो जेंट्स की बात अलग है, वो पहले से वर्किंग होते हैं तो वर्क करेंगे और वो फाइनेंशियली स्टेबल होती है। लेकिन फीमेल की बात अलग होती है, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट जो है अपनी फीमेल पार्टनर को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होने देता है। और जिन लोगों की शादी कम से कम 10-12 साल या 15 साल पहले हो चुकी है, वो लोग, मैक्सिमम लोग ऐसे ही मिलेंगे, वो अब भी हाउसवाइफ ही है। ये बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे, जो लोग अभी हाउसवाइफ बन के ही जिंदगी इतनी गुजार ली है, उन लोगों को पता है वो दर्द क्या होता है। उनके सामने कितने बार उन्होंने हाथ फैलाया होगा अपनी ज़रूरत की चीज़ें मांगने के लिए, अपने ही घर में किसी के सामने जलील होना पड़ा होगा, कहीं ना कहीं उसने बहुत बार बातें सुनाया होगा, नीचा दिखाने की कोशिश किया होगा। तो ये सारी चीज़ें अक्सर ये लोगों ने झेला ही होगा। बिना फाइनेंशियली स्टेबल हुए घर से निकलने का कभी भी मत सोचना। जब वहाँ रहोगे तब वहीं से थोड़ी बहुत अर्निंग स्टार्ट कर देना, थोड़ी बहुत सेविंग स्टार्ट कर देना, ताकि जब वहाँ से तुम निकल जाओगे तो फिर उसके बाद जब तुम जहाँ भी रहने की व्यवस्था करना चाहोगे, जब भी तुम्हें मतलब अपने खुद के खर्चे के लिए, खाने पीने के लिए भी कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ये वो बुरा वक्त होता है, हम किसी से उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि बुरे वक्त में अक्सर लोग, अपने ही लोग मुखर जाते हैं, कोई हमारा साथ नहीं देता है। इसलिए खुद का ध्यान रखना और खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करना, ये सिर्फ हमारा ही फर्ज है। हमें कोई और आकर नहीं कहेगा कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, क्योंकि खुद का भला करने के लिए भी खुद से ही कदम उठाना होता है। और दूसरी बात, थोड़ी बहुत सेविंग्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही तुम नार्सिसिस्ट को छोड़कर कहीं बाहर रहने लगते हो या फिर डाइवोर्स हो जाता है, तो तुम एकदम से तो तुम जॉब पाने से रहे, क्योंकि आज तक तुमने जॉब नहीं किया है, तो फिर इसके बाद तुम्हें अपने डेली नीड्स की चीज़ें, जो भी तुम्हारा खर्चा पानी है, वो निकलने के लिए सेविंग्स में से ही तुम्हें मैनेज करना होगा, क्योंकि एकदम से जॉब पाना आसान नहीं होता। क्योंकि जब भी एक नार्सिसिस्ट को तुम छोड़ोगे तो सबसे पहले तो तुम मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब रहोगे, काफ़ी दिनों तक के तो तुम खुद को स्टेबल करने में ही लगा दोगे। तो इसलिए थोड़ा बहुत आपके पास अकाउंट में सेविंग्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है पहले से ही रेडी रखें, क्योंकि कुछ केसेस में ये भी देखा जाता है कि नार्सिसिस्ट जो है या फिर उसकी जो टॉक्सिक फैमिली जो है, वो अक्सर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें साथ ले जाने नहीं देगी, क्योंकि वो लोग इतने नफरत करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम इन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दे, तो वो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स को या तो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, या तो वो तुम्हें ले जाने नहीं देंगे, कहीं छुपा देंगे। फिर ये एक्ट करेंगे कि हमें क्या पता, तुमने कहीं रख के भूल गए हो, तुम पागल हो जो तुम इस तरह चीखती चिल्लाती रहती हो, तुम खुद ढूंढ लो कहाँ रखा होगा, भूल गई होगी, तुम्हारी दिमागी हालत खराब हो रही है। मतलब ऐसे ऐसे बातें करके तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे और लोगों में ये जताएंगे कि ये मतलब तुम किसी काबिल ही नहीं हो, तुम बाहर जाके जिंदगी जीने के काबिल ही नहीं हो। तो उनकी बातों में तो आना नहीं है। सबसे पहले तो अपने जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है, वो सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक अच्छी जगह सेव करके रखिए, उसको लॉक करके रखिए। अपना पर्सनल कुछ ऐसा लॉकर होगा या जो कुछ भी होगा जहाँ पे भी तुम सेव करके रखते हो, फिर डिजी लॉकर में तो उसके फोटोज और उसके ओरिजिनल कॉपीज जो है, जिस तरीके से डिजी लॉकर में सेव किया जाता है सबको पता होगा। डिजी लॉकर करके एक ऐप है, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है डुप्लीकेट बनाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है उसके ओरिजिनल चीज़ों से ही काम चलाया जा सकता है। इसलिए तुम्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स के आगे कोई भी चीज़ें होती नहीं है। अगर तुमने लाइफ में कभी आधार कार्ड नहीं बनवाया होगा, पैन कार्ड नहीं बनवाया होगा, तो अभी अलर्ट हो जाओ, क्योंकि आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इन चीज़ों के अलावा पासपोर्ट भी होता है, अगर बनाए होंगे, नहीं भी बनाए होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि जिसके लिए डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए भी तुम्हें उसी जगह रह के बनवाया जा सकता है, क्योंकि वो तुम्हारा अब नाम भी चेंज हो चुका है, हस्बैंड के नाम से हो, और हस्बैंड के नाम से रहने के बाद वो तुम्हारा परमानेंट एड्रेस भी वही है। क्योंकि तुम अगर उसे छोड़ के जाते हो तो कोई ना कोई किराए का रूम ले लोगे, वहाँ पे परमानेंट एड्रेस तुम्हारा तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आज यहाँ कल वहाँ, फिर पता नहीं फिर कहाँ कहाँ। इसलिए तुम वहाँ रह के ही सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। मतलब पेशेंस इतना रखना है कि जब
तक तुम रेडी नहीं हो उड़ने के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए, तब तक तुम्हें वो जगह को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाद में कोई कोऑपरेट नहीं करेगा इन चीज़ों के लिए। वो नार्सिसिस्ट है, वो तो कभी या तो फिर घर से मतलब घर लॉक करके बाहर चला जाएगा। जब भी तुम ऐसा मतलब बता दोगे कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, वो कभी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करेगा। और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे बिजली का बिल होता है या फिर जो कुछ भी होता है, ये सारी चीज़ें जो है परमानेंट एड्रेस जो होता है उसी के ज़रिए मिलते हैं। आपको पता होगा, बहुत से लोग जो डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं उनको ये आइडिया होगा कि कितना मुश्किल होता है डॉक्यूमेंट्स बनवाना। मतलब फिर ऑफिस के चक्करें काटो, फिर हर चीज़ उनको प्रोवाइड करो, बिजली का बिल भी ज़रूरी है और जो परमानेंट एड्रेस है। कई कई बार ऐसा होता है बैंक अकाउंट के जब भी आपका बैंक अकाउंट ओपन करना है तो वो लोग आपका परमानेंट एड्रेस देखने के लिए घर पे आते हैं वेरिफिकेशन के लिए। क्या बोलते हैं उसको, जियो ट्रैकिंग कुछ कहते हैं शायद। तो ये सारी चीज़ें भी है, जब तक तुम जहाँ रहते हो वो प्रूफ नहीं मिलता है उनको, तब तक वो मतलब कैसा है कि आईडी भी तुम्हारी बनेगी नहीं, अकाउंट तुम्हारा बनेगा नहीं, क्योंकि लोन के लिए तुम एलिजिबल नहीं रहोगे। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि आगे कभी तुम्हें लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सी चीज़ें होती है, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ता है। चलो ठीक है, लोन तो अलग बात है, क्योंकि जब उस घर में तुम रहोगे ही नहीं तो वहाँ का तुम्हें अप्लीकेबल भी नहीं रहेगा। मतलब वो आके देखेंगे तुम तो उस घर पे हो नहीं, तो लोन उस बेस पे नहीं मिलेगा। उस चीज़ को जाने दीजिए। लेकिन बहुत से ऐसी चीज़ें होती है कि उसके लिए डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए मतलब परमानेंट एड्रेस चाहिए होता है। ठीक है, मेरा कहने का अर्थ ये है कि तुम्हें वहाँ रह के पूरे डॉक्यूमेंट्स बनवा लेने हैं और उसे एक सेफ जगह पे रखना है और उनके हाथ तो बिल्कुल नहीं लगने देना है। फिर भी अगर वो कोशिश करते हैं कि उन्हें डिस्ट्रॉय करें या फिर कहीं छुपा दें, तो तुम्हारे पास अधिकार है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो तुम एक कंप्लेंट दे दोगे ना तो सीधा जेल जा सकते हैं वो लोग। तो उन्हें ऐसा करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। लेकिन पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि पता नहीं कि तुम जिस एरिया में रहते हो वहाँ का पुलिस वाला बिकाऊ है, इसने 4 पैसे खिला दिए तो इसी की साइड से गुणगान गाएगा इसके, मतलब वो तुम्हें ही गलत बोलेगा। मतलब कई बार कार्रवाई होने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो इन सारी चीज़ों से तुम्हें उलझना नहीं है, इसलिए बिल्कुल काम रह के अपना काम करना है। CALM, काम रह के काम करना है, मतलब काम करना है। और अगर तुम्हारे ससुराल वालों की तरफ से या तुम्हारे नार्सिसिस्ट पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है, वो जानबूझ के तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें ले जाने नहीं दे रहे हैं और या फिर उसे छुपा रहे हैं, तो तुम BNS की धाराएं उन पे लगा सकते हो। वो अपराधी घोषित कर दिए जाएगा, उन पे कानूनी कार्रवाई होगी। डरने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए प्रोसीजर, लेकिन होगा ज़रूर। और उन्हें भी अपना नौकरी को हाथ धो बैठने की बहुत सारे चांसेस रहते हैं, उनका नौकरी भी जाने का चांसेस रहता है, इसलिए वो भी डरे हुए रहते हैं। वो अगर करते भी है तो बेवकूफ़ लोग करते हैं, समझदार व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करेगा। मैंने अक्सर बहुत से केसेस में ये देखा है कि जब भी एक डाइवोर्स केस होता है तो लड़की अक्सर यही कहती है कि मेरा जितना भी सोना था, मेरे जो गहने थे, मेरे ससुराल वालों ने वापस रख लिए, लॉकर में रख लिए और मुझे कुछ भी नहीं दिया गया, मुझे ऐसे ही भेज दिया गया। तो ये भी एक गुनाह है। बहुत लोग को इसके पीछे का कानून नहीं पता। जो भी गहने तुम्हें गिफ्ट के तौर पे शादी में दिए जाते हैं अपने मायके की तरफ से या मायके के जो भी रिलेटिव्स हैं उनके तरफ से या ससुराल पक्ष की तरफ से, वो एक स्त्री धन में आता है। ठीक है, तो स्त्री धन पे सिर्फ उसी स्त्री का हक होता है जिसके लिए वो गहने खरीदे गए। ठीक है, तो बस वही नहीं, जब शादी के बाद एक हस्बैंड जो है वाइफ के लिए मतलब कुछ साल बीत जाने के बाद कभी कभी कुछ गहने लेते हैं ना, तो उस पे भी उसी स्त्री का हक होता है, क्योंकि वो गहने पहन रही होती है। मतलब इतने सालों से उसने उस गहने को संभाल के, चोरों से बचा के, हर चीज से बचा के उसने रखा है, और उसके बाद वो कोई कैसे ले सकता है? नहीं ले सकता है। इस पे कानूनी कार्रवाई होती है, क्योंकि लोगों को कानून नहीं पता होता है। अब ये बातें जानने के बाद बहुत लोग के मन में ये ख्याल आ रहा होगा फिर तो हमने गहने खरीदना बंद करना पड़ेगा, वरना किसी दिन हमारे रिलेशन खराब हो गए तो कहाँ हम मतलब हमारे गहनों से हाथ धो बैठेंगे, सारा धन उनका हो जाएगा। जी नहीं, धन के पीछे मत पड़िए, आपकी स्त्री के पीछे पड़िए, मतलब रिलेशन सुधारने के पीछे पड़िए। रिलेशन अच्छा रहेगा तो कोई चीज़ कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं बटेगी, वो तुम्हारे पास रहेगी, धन भी तुम्हारे पास रहेगा, घर भी अच्छा रहेगा। लोग रिलेशन सुधारने के बदले ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जब तुम साथ में रहते हो तो तुम्हारा असली धन
तुम्हारा परिवार होता है। ये धन तो कमाया जा सकता है, कोई भी कमा सकता है, लेकिन परिवार को कमाया नहीं जा सकता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। और हाँ, प्लीज़ इसे कोई पर्सनलाइज मत कीजिए और हेट स्पीच मत फैलाइए, क्योंकि मैं हमेशा से कोशिश यही करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले और किसी का भी कोई नुकसान ना हो, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत सी चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है, तो जिस वजह से वो हमेशा लाइफ में दुखी रहते हैं। तो चलिए हम इसे यहीं स्टॉप करते हैं, लेकिन अवेयरनेस जारी रहेगा, ये मेरा वादा रहा। और आप लोग भी जाते जाते अपने वैल्यूएबल कमेंट से मुझे ये बताइए कि आप लोग कितने सालों से नार्सिसिस्ट को डील कर रहे हो और कैसे डील कर रहे हो, और जिन लोगों ने अपने नार्सिसिस्ट से डिटैच हो गए हैं या फिर डाइवोर्स ले लिया है, तो डाइवोर्स के बाद की लाइफ उनकी कैसी है, क्या वो हीलिंग कर चुके हैं या फिर वो अभी भी स्ट्रगल कर ही रहे हैं अपने लाइफ में। ये सारी बातें जो है बाकी लोग भी जब रीड करते हैं तो उन्हें एक हिम्मत मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है। और हम सभी का एम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हम लोगों तक पहुंचाए और सबकी लाइफ में एक खुशहाली आए और हर कोई हैप्पी रहे। तो चलिए यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।